गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कर रहे थे और प्रोडक्ट फंक्शंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना। और इसमें दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ई की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर था और एक ई की पावर के साथ में साइन और कॉस का था। मे भी आप लोगों ने ट्राई भी किए हो और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो और आगे क्वेश्चंस लेते हैं। जिनका माइक्रोफोन ऑन है वो बंद कर ले अपना माइक्रोफोन। देखो क्वेश्चन, डी की पावर 4 वाई, एक मिनट रुको, मैम मिड टर्म कब होएंगे मैम? डी की पावर 4y अपॉन dx 4 माइनस y इक्वल्स टू ई की पावर x cos x। डी की पावर 4y, हाँ बोलो मैम मिड टर्म कब होएंगे मैम? मिड टर्म बेटा आपके 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपको शायद शेड्यूल मिल जाएगा। मैम कैसे होगा? पीडीएफ सबमिट करना होगा या फिर गूगल क्लासरूम पे होगा? सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली हमारे पास अभी आरटीयू की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, तो आज मीटिंग होगी। कल भी हुई थी 2-3 घंटे की हम लोगों की मीटिंग, तो शायद आपकी क्लास भी नहीं हुई होगी। ध्यान, वो 11:15 वाली है ना? हुई थी आपकी क्लास 11:15 वाली? नो मैम। नो मैम। वो मीटिंग चल रही थी और आज भी मीटिंग होगी उसी रिगार्डिंग। तो पहले डिस्कशन होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमें तैयार करना है, फिर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कैसा पेपर आपका आएगा ना, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। बाकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैथ्स में आपकी स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स आएंगी। एक तो आपका मैट्रिक्स आएगा कंप्लीट, और एक वो जो सेक्शन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला चैप्टर था ना, वो कंप्लीट आएगा, जिसमें हमने लीनियर, बर्नौली, एग्जैक्ट और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पढ़ा था। ये 2 यूनिट्स आपकी आएगी। अभी जब भी मिड टर्म होगा तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा सभी क्लासेस के अंदर, तो ये वाला चैप्टर हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वाले मिड टर्म में हम इसको प्लान करेंगे। ठीक है मैम फर्स्ट सेम के एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट सेम में प्रमोट करेंगे बेटा। वैसे तो फर्स्ट सेम के लिए अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट और थर्ड सेम के लिए अभी डिसीजन नहीं आया है। और मैं तुम्हें ये कह दूं कि एग्जाम्स नहीं होंगे और तुम उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहो। अब यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है, वो जब भी जो भी डिसाइड करेगी ना, तुम लोगों को टाइम जरूर देगी उसके लिए। एकदम से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगा ना। अभी ये क्वेश्चन करते हैं अब हम। डी की पावर 4 माइनस 1y इक्वल्स टू ई की पावर x cos x। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा अपने पास में, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स हम करें तो देखो, मैंने पावर आपको बताया था कि जब इवन पावर हो तो एक बार जरूर देख लेना कहीं होल स्क्वायर बन रहा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी कोई टर्म बन रही हो, तो उससे हम फैक्टर्स की पावर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
माइक्रोफोन ऑफ करो प्रांजल। m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ये हम कई बार कर चुके हैं। ये दो रियल रूट्स हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। तो CF कैसे लिखा जाएगा? पहले रियल का लिखते हैं। C1 e की पावर x 1x प्लस C2 e की पावर माइनस 1x प्लस, अब ये अपना जो नंबर है इसको हम लिखते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1। तो रियल पार्ट जाता है e की पावर में और इमेजिनरी लिखते हैं हम कॉस और साइन के साथ। तो C1 और C2 पहले आ चुके हैं, तो अब क्या लिखा जाएगा? C3 cos x प्लस C4 sin x। और एक स्टेप में हम इस e की पावर 0x को 1 कर देते हैं। e की पावर 0x यानी e की पावर 0 और दिस इज इक्वल्स टू 1। अब तक तो CF निकालना सबको आ गया होगा, और नहीं आया है तो भी देखो, अभी कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके वजह से। 1 अपॉन d की पावर 4 माइनस 1 e की पावर x cos x, e की पावर x cos x। e की पावर x cos x ना। तो अब हम क्या करें? प्रोडक्ट रूल क्या था, याद है? प्रोडक्ट रूल याद है क्या? सबसे पहले किसको करते हैं? e की पावर x को शिफ्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि d की पावर 4 आ गई है, तो d की पावर 4 यानी जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो d प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि d प्लस 1 की पावर 4 आ रहा है, तो हम चाहें तो उसको ब्रेक करके भी काम कर सकते हैं। इसको मैं d स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी कर सकती हूँ और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब देखो। e की पावर x को मैंने शिफ्ट किया, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन d प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 और cos x एज इट इज। जो लोग d की पावर 4 को एक्सपेंड कर सकते हैं वो लोग कर लें, है ना। और अगर नहीं करना आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1 अपॉन, देखो d प्लस 1 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। तो हम अलग अलग खोल लेते हैं, इसको अलग खोल लेते हैं, इसको अलग खोल लेते हैं। तो इस टर्म को लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू d स्क्वायर प्लस 2d प्लस। मैं वो ऊपर वाला स्टेप वापस बताना एक बार। कौन सा स्टेप बताऊं बेटा? देखो वापस ऊपर वाला e टू द पावर x वाला, e की पावर x cos x, यानी ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। इसके नीचे वाला। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल बताया था? जो भी यहाँ e की पावर में होगा वो यहाँ पर d के साथ में ऐड हो जाता है। तो d किससे रिप्लेस होगा? d प्लस 1 से। अगर यहाँ पावर 2 होती तो ये d प्लस 2 से रिप्लेस होता। अगर यहाँ 3 होता तो हर एक d जो है वो किससे रिप्लेस होगा? d प्लस 3 से। माइनस 1 होता तो d माइनस 1 से रिप्लेस होगा। e की पावर x को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब e की पावर x सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। pi किसका निकलेगा? cos x का। लेकिन ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फंक्शन हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। और ये मैंने तुम्हें एक तरीका बताया है कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। पावर 4 खोलनी है, कैसे भी खोलो। अब यहाँ से देखिए cos x के लिए रूल क्या होता है? d स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है? माइनस 1। d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखना होता है। तो यहाँ पे रखो e की पावर x 1 अपॉन d स्क्वायर की जगह रखा माइनस 1 प्लस 2d प्लस 1, d की जगह रखते ही नहीं है। इस d स्क्वायर की जगह भी माइनस 1 प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1 और ये cos x। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। देखो ये 1 और ये माइनस 1 जीरो हो गया। e की पावर x 1 अपॉन 2d और ये भी 2d हो गया, तो ये 2d इंटू 2d 4d स्क्वायर बन जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। e की पावर x हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 1 और फिर से d स्क्वायर आ गया है तो फिर हम d स्क्वायर की जगह क्या रखें? माइनस 1। d स्क्वायर की जगह माइनस 1 रख दो। e की पावर x 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 cos x
which is equals to e की पावर x upon -5 cos x। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y equals to cf plus pi, y equals to cf plus pi लिख सकते हैं। अब कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? मैं पेज शो कर देती हूँ पूरा। ठीक है, Yes, ma'am. चलो और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, e की पावर x वाला। एक ही क्वेश्चन हम लास्ट क्लास वाला लेते हैं, फिर x की पावर n वाला रूल पढ़ेंगे, है ना, नया रूल पढ़ते हैं आज। एक क्वेश्चन वो और, पेज वापस बताना। हाँ बताओ, बोलो। वो पेज वापस बताना। वो पेज वापस शो कर दो। यस मैम। एक मिनट कर रही हूँ, है ना। ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो ताकि ये लोग स्टार्ट कर लेंगे और आप उस क्वेश्चन को देख लेना। d cube y upon dx cube minus 7 dy by dx minus 6y equals to e की पावर 2x into 1 plus x। क्वेश्चन नोट कर लो और CF निकालो सभी लोग पहले इसका। मैम क्वेश्चन शो करना। क्वेश्चन है d cube y upon dx cube minus 7 dy by dx minus 6y equals to e की पावर 2x into 1 plus x। हाँ, लास्ट क्वेश्चन किसको देखना था, एक बार देख लो पहले। देख लिया मैम। हो गया? फैक्टर्स बता देना। डी में कन्वर्ट करो पहले इसको, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6y इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू 1 प्लस x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स देखने हैं। पावर इवन नहीं है तो पहले एक फैक्टर हम देखें, क्या कौन सा टर्म सेटिस्फाई कर रहा है इसको, m की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? -1। Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, m इक्वल्स टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर हुआ। m प्लस 1 इज 1 फैक्टर, और फिर इससे डिवाइड कर दें। m प्लस 1 से डिवाइड करो, शॉर्टकट मेथड। m प्लस 1 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। m क्यूब कब आएगा? जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। लेकिन यहाँ m स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो m को हम हटाएंगे,
तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का m और हमें चाहिए माइनस का 7m, तो 6 कम कर रहा है तो 6 ऐड कर दिया। अपने आप लास्ट वाली टर्म आ जाती है अगर आपने सही निकाला है तो। m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स निकालें इसके, कैसे भी निकाल लो, श्रीधराचार्य से निकाल लो, क्योंकि हम यहाँ सोचेंगे फिर निकालेंगे रियल है या नहीं है पता नहीं चलता, तो हम डायरेक्टली अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वैसे तो 3 और 2 से आराम से हो जाता, फिर भी मैंने लगा दिया है तो कोई बात नहीं। अब 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो 3 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। तो m की 3 वैल्यूज हमें मिल रही है, -1, 3 और -2। तीनों रियल रूट्स मिल रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा c1 e की पावर -1x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर -2x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। यही देखें, pi के लिए 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d है d क्यूब माइनस 7d माइनस 6 e की पावर 2x 1 प्लस x। ठीक है, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि x प्लस 1 पॉलिनोमियल हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो हम उसी से सॉल्व कर लेंगे। और आप करना चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। e की पावर 2x का अलग निकाल लो, पर वही बात है e की पावर 2x का अलग निकालेंगे अलग रूल से और इसका अलग निकालेंगे, फिर हमें लगाना तो पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ना। पहले e की पावर 2x को हमें शिफ्ट करना है, e की पावर 2x को शिफ्ट करेंगे और d किससे रिप्लेस होगा, d प्लस 2 से रिप्लेस होगा। जो भी e की पावर में होता है, जो भी a होता है आपका, वो d के साथ ऐड हो जाता है। तो e की पावर 2x को शिफ्ट करते ही ये d किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 7d माइनस 6 1 प्लस x, d प्लस 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला बता दो, याद है क्या, a प्लस b का होल क्यूब, यस a मैम। क्यूब, बोलो इसको याद है, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वेरी गुड। a क्यूब प्लस b क्यूब भी आता है प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b का मतलब हो गया 3 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2, तो मैं डायरेक्ट 6d स्क्वायर लिख रही हूँ, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12d माइनस 7d माइनस 6। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। मैम ये 7d माइनस प्लस 2 भी तो आएगा d की जगह पर 7d की। d प्लस 2 का होल क्यूब की तो ये टर्म आ गई, और ये हाँ। 7, ओके इसकी जगह मैंने नहीं लिखा है, गलत किया है मैंने, इसको मैं 7d प्लस 2 कर देती हूँ, तो मैं इसको क्या करूँ, माइनस 7d माइनस 14 और करना पड़ेगा, राइट, सही बोल रहे हो, d की जगह d प्लस 2 लिखना भूल गई थी मैं। और सॉल्व करो, e की पावर 2x 1 अपॉन, देखो d क्यूब आ गया, 6d स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये 12d और माइनस 7d 5d 8 और ये माइनस का 20, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 12 1 प्लस x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता दो। मैम अब वो जो हमें स्टेप करना है, मैम हाँ एक बार बोलो। थोड़ा दोबारा रिपीट करना, CF के नीचे से। देखो e की पावर 2x का निकालना है,
e की पावर 2x को, ये प्रोडक्ट फंक्शन है, प्रोडक्ट का मतलब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, एक तो e की पावर वाली टर्म है और एक अपना पॉलिनोमियल है। सबसे पहले e की पावर अगर प्रोडक्ट में है तो e की पावर को शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने का रूल क्या होता है, जो भी इसकी पावर होती है वो d के साथ ऐड हो जाती है, और हर एक d की जगह हमें फिर क्या लिखना है, d+2। यहाँ 2 है तो d+2, कुछ और होता तो d के साथ वो ऐड होता, तो ये d+2 का होल क्यूब बन गया -7 d+2 -6। ठीक है, ये टर्म आ गई अपने पास में, और 1 + x रह गया। अब हमने इसका होल क्यूब खोला है और उसको सॉल्व करके लिखा है, और कुछ नहीं किया इसके आगे। अब पॉलिनोमियल्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, कैसे बताओ, कौन बताएगा? पॉलिनोमियल्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या मेथड है? किस मेथड से निकालते हैं पॉलिनोमियल्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल? एक्सपेंशन से, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन से। वेरी गुड मोइनुद्दीन। e की पावर 2x अपॉन क्या लें, कांस्टेंट टर्म को बाहर लें, -12 बाहर लिया। अब मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, -12 हो गया 1, प्लस ये जितनी टर्म बची है सारी लिखो, और इसके डिवाइड में लिख दो -12। अब मैंने नीचे की एक स्टेप कम कर दी, ये नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं, फिर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और पावर -1 करते हैं। तो ये दो स्टेप मैंने एक साथ कर दी है, आप भी कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हमें इस एक्सपेंशन को किस पावर तक एक्सपेंड करना है? केवल 1 पावर तक। e की पावर 2x अपॉन -12 1 प्लस n -1, ये पूरी टर्म आएगी d³ प्लस 6d² प्लस 5d अपॉन -12 प्लस सो ऑन। आगे एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस x। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब मैं पेज चेंज करूंगी, तो एक बार जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया है वो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो, अगर एक आध स्टेप ही बचा है तो। ठीक है, चलें आगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा। -12 दो बार कैसे आ गया? -12 दो बार आ गया, कहाँ आया बेटा? मैम ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर। कॉमन लिया है, यहाँ से -12 कॉमन लिया, कॉमन लिया तो ये तो बन गया प्लस का 1, और इसके अपॉन में आ गया -12। दो बार नहीं आया है बेटा, एक ही बार आया है, और इस डिनोमिनेटर में था, ये पावर ऊपर गई तो पावर -1 हो गई। अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऐसा कर लिया है, इसलिए ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखी है। फिर ये 1 प्लस x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन खोला, क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसको पावर 1 तक ही एक्सपेंड करें, आगे नहीं करें। ओके, करें आगे, चलें आगे। यस मैम। देखो, आप अपनी टर्म देखना, 1 प्लस इंटू माइनस, देखो ऊपर आ रहा था -1 और नीचे आ रहा है -12, तो ये 1/12 प्लस का हो जाएगा, d³ प्लस 6d² प्लस 5d प्लस सो ऑन 1 प्लस x। ठीक है,
e की पावर 2x अपॉन -12। 1 को 1 प्लस एक्स के साथ किया तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। और अब ये बताओ 1/12 एज इट इज। डी क्यूब का मतलब है इस टर्म का 3 बार डिफरेंशिएशन। 3 बार करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 बार करेंगे तो भी 0 आएगा, एक बार करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो इंटू 5 डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। किसी को डाउट हो तो बताओ। e की पावर 2x अपॉन -12 x प्लस 17 अपॉन 12। ऐड कर लो। 1 प्लस 5 अपॉन 12 इज 17 अपॉन 12। ये अपना हो गया पीआई और जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे y इक्वल्स टू CF प्लस पीआई। y इक्वल्स टू CF प्लस पीआई। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस ma'am. मैम। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं रहे होंगे तो हो सकता है आप लोगों ने किसी ने भी अगर ट्राई किए होंगे तो उनको ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्वेश्चंस में पीआई कैलकुलेट करते हैं। तो पीआई कैलकुलेट करने के लिए हमने जो रूल पढ़ा है अभी तक वो पढ़ा है e की पावर ax का पढ़ा, साइन ax का पढ़ा है, cos ax का पढ़ा है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी ना पहले हम साइन कॉस की ही बात करें कि टेन सेक कॉट कॉसेक हम बाद में करेंगे। अभी तो अगर उसके क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो उसको एक बार छोड़ देना ना, मैं करवाऊंगी भी बाद में। साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ लिया हमने। एक्स की पावर n का भी मैंने बताया पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर हमने पढ़ा इसका प्रोडक्ट फंक्शन e की पावर ax इंटू साइन ax का पढ़ा, e की पावर ax इंटू कॉस b कर दो चाहे इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, cos bx का पढ़ा, e की पावर ax के साथ x की पावर n का पढ़ा। अभी x की पावर n के साथ प्रोडक्ट बाकी है हमारा, वो भी करते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चंस में अपने को दे रखा होता है साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमें निकालना है तो हमने रूल तो कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखा जा सकता है इसको, है ना। और यू कैन राइट इट एज 1/2 माइनस 1/2 cos 2x लिख सकते हैं। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जा सकता है क्योंकि cos 2x के लिए रूल है, और कांस्टेंट के लिए मैंने बताया था आप इसको e की पावर 0x लिख देंगे माइनस 1/2 cos 2x। इसके लिए तो e की पावर का रूल लग जाएगा और इसके लिए cos 2x का रूल लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x का निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x लिखा जा सकता है, और 1/2 e की पावर 0x प्लस 1/2 cos 2x। अब आराम से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हो। ऐसे ही वैसे आता नहीं है साइन क्यूब कॉस क्यूब, लेकिन आ जाए तो आप वही साइन क्यूब और कॉस क्यूब के भी रूल्स होते हैं। 4 cos x माइनस मतलब cos क्यूब x का निकालेंगे तो 4 cos क्यूब x वाला फॉर्मूला लगा देना, 4 cos x माइनस cos 3x अपॉन 3 वाला। तो उससे अपने को मतलब हर एक को हम कन्वर्ट कर सकते ना, इतना आएगा नहीं आपके पास क्यूबिक वाला, लेकिन पावर 2 वाला आ जाता है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन किया होगा अगर किसी ने किया है तो cos हाइपरबोलिक ax का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, और a की जगह वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2। अब 2 है तो यहाँ 2x और यहाँ माइनस 2x, और इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो 1/2 तो बाहर निकाल लेना, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का निकालना है तो रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। साइन हाइपरबोलिक ax है तो साइन हाइपरबोलिक ax का रूल होता है e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2।
ठीक है, तो ये भी निकल सकता है क्योंकि e की पावर के लिए तो हमने रूल पढ़ ही दिया, 1/2 कांस्टेंट है, अब बाहर निकाल देना इसको, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax ना। ये जब आप क्वेश्चंस करते हो तो बीच बीच में इस तरीके के टर्म्स आ रही होंगी, तो उनको आप इस फॉर्मूले से करो। अब आप लोगों ने 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी मॉइवर्स थ्योरम, पढ़िए क्या? जब Yes, आपको ma'am. कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है तो डी मॉइवर्स Yes, ma'am. थ्योरम पढ़ाई जाती है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, x की पावर n से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट फंक्शन निकालना है, तो वहां उसका रूल काम में आता है, और यही रूल अपना tan, cot, sec और cosec के लिए भी काम में आता है ना। तो रूल बता रही हूँ पहले मैं, अगर आपको किसी को याद हो तो वी नो दैट e की पावर आयोटा ax इक्वल्स टू होता है cos ax प्लस ax, cos ax प्लस आयोटा sin ax होता है, यही रूल पढ़ा है। e की पावर माइनस आयोटा ax, अगर यहाँ माइनस हो गया तो इसका कॉन्जुगेट ही हो गया, cos ax माइनस आयोटा sin ax। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन ये 1 रिलेशन और इस रिलेशन नंबर 2 को ऐड करो। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो अपने पास क्या होगा, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये अपने बनेगा 2 cos ax, तो अपने पास रिजल्ट क्या होगा, देखो cos ax इक्वल्स टू e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax अपॉन 2 लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ, यहाँ 2 आ रहा था, मैंने डिवाइड में 2 लिख दिया। ये तो तब आ रहा है जब 1 और 2 को ऐड कर रहे हो आप। अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 आयोटा साइन ax, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो वहां से हमें मिलेगा साइन ax इक्वल्स टू e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax अपॉन 2 आयोटा। तो ये दो रिजल्ट्स भी हमें ध्यान रखने हैं, लर्न कर लेना इन सब रिजल्ट्स को, वैसे तो याद हो जाते हैं बहुत जल्दी। cos हाइपरबोलिक ax में देखो आयोटा नहीं आता है, जबकि cos ax के रूल में यहाँ आयोटा आ रहा है ना। साइन हाइपरबोलिक ax में भी आयोटा नहीं आता है, जबकि साइन ax में आयोटा आता है, वही माइनस का साइन है, यहाँ 2 आता है जबकि यहाँ पे 2 आयोटा आता है। तो रिजल्ट याद करोगे कंपैरिजन से तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है मैम, यहाँ ये तक? हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है? बेटा हाइपरबोलिक भी जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वैसे ही हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं ना, और ये आप लोगों के कोर्स में वैसे आते नहीं है, बट लेकिन कहीं कहीं आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शंस डाल देते हैं ना। तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, पढ़ाया कहीं नहीं जाएगा आपको इसके लिए। अब जैसे हम लोग रूल निकालते हैं ना, तो उसके अंदर रूल में भी इनका कहीं कुछ डिफरेंशिएशन आता है, जैसे साइन का हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कॉस आता है और कॉस का साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में रूल भी चेंज हो जाते हैं, इनकी आइडेंटिटीज भी चेंज हो जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में आता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसका थोड़ा बहुत पार्ट जहां आपने डी मॉइवर्स थ्योरम पढ़ी थी ना, वहां पर बताया गया था आप लोगों को कि कॉस आयोटा एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, है ना, और साइन आयोटा एक्स इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे करके तो मैथमेटिकल रूल बताए हैं, बाकी उसी रूल्स को लेकर इनके ग्राफ्स वगैरह बताए गए हैं। तो बहुत डिटेल स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, ना तुम करते हो ना हमने करी है ना। फिर भी अगर करनी है तो नेट सबसे अच्छा तरीका है, गूगल पे जाओ, हाइपरबोलिक फंक्शन जितना पढ़ना है आप पढ़ो, बेसिक रूल्स जो अपने काम में आते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं बस, ओके ना। और उसमें अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो फिर मैं भी पढ़ के आपको बता दूँ, अगर आपकी इच्छा है। पेज चेंज कर लूं मैं? यस मैम। चेंज कर लूं पेज?
अब आज तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ही बताऊंगी मैं केवल ना, और क्वेश्चंस तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2-3 मिनट का टाइम है अपने पास में, पर हम एक बेस अपना तैयार कर लेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा ना। इस पे बेस आप क्वेश्चंस करना, जो भी आप लोगों को करवा दिए हैं आपको छांट छांट के करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं। अब देखो मैंने आपको बताया वी नो दैट e की पावर आयोटा ax होता है cos ax प्लस आयोटा sin ax होता है। अभी हमने किया डी मॉइवस थ्योरम। अच्छा cos ax, अब ये कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है। कैसे कहा कि हमने ये इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। अच्छा cos ax ये इसका क्या है? रियल पार्ट है। और sin ax क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। और किसका है? आप जब ऐसे लिखते हो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो आप क्या कहते हो? x इज द रियल पार्ट ऑफ z ना, एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लिखते हो? सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम क्या लिखेंगे? cos ax इज द रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax and sin ax is the imaginary part of e की पावर आयोटा ax। अब मुझसे अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा cos ax की जगह मैंने कह दिया cos 2x, तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x लिख सकती हूँ। और sin ax आ रहा है तो मैं उसको लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब कहाँ जरूरत पड़ेगी और कैसे हम इसका काम करेंगे? देखो नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि अभी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट फंक्शन हम और निकालेंगे, x की पावर n sin ax का और x की पावर n cos ax का। अभी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, 2 टर्म्स की प्रोडक्ट में ये 2 टर्म्स रह गई है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x की पावर n sin ax का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा ax लिखा जा सकता है। और इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर n रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। और हमें ये भी पता है कि किसी भी x की पावर n तो रियल नंबर है, यहाँ भी रियल है। अगर रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही बनेगा, लेकिन इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई